नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हिंदी कक्षा में। हमारे अध्ययन का विषय रहेगा पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग और यह पाठ संकलित है कक्षा 9 में कृतिका भाग 1 पुस्तक में। इसका पहला अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं, जिसमें लेखिका ने अपनी नानी एवं नाना के व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डाला है। तो चलिए देखें आगे लेखिका क्या बताती हैं। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। अर्थात जो लेखिका की माँ हैं, उनकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी, तो उनकी माँ यानी कि लेखिका की नानी शायद कोई बीमारी ऐसी हुई कि उनके पास इस संसार में समय बहुत कम था, तो उन्हें चिंता हुई अपनी बेटी की कि उसका भविष्य कैसा होगा, उसका विवाह किससे होगा। तो शादी की चिंता ने उन्हें डराया और वे एकदम मुंह जोर हो उठी। मुंह जोर मतलब खूब बोलने वाली। अब ध्यान देंगे कि जिन शब्दों पर नंबर डला हुआ है उनके अर्थ नीचे पुस्तक में दिए गए हैं। आप नीचे देख सकते हो, बहुत बोलने वाली, मुंह जोर होना, बहुत बोलना। तो जो लेखिका की नानी है स्वभाव से कम बोलती थी और पर पुरुषों से तो बिल्कुल ही नहीं बोलती थी, लेकिन जब बेटे के भविष्य की बात उनके जहन में आई तो उन्होंने कहा, नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। कि नानी जो अपने पति से खुलकर बात नहीं कर पाती थी, दूसरे पुरुषों से तो क्या बात करनी थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका समय, अंतिम समय निकट है, तो उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। इस बात से सब हैरान हो गए कि ऐसा लेखिका की नानी कर रही हैं कि जो स्त्री किसी से बात नहीं करती है और पर पुरुषों से तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, उस स्त्री ने अपने पति से ही यह आग्रह किया कि वह अपने मित्र को बुलाएं और उनसे मिलवाएं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। उन्होंने अपनी पत्नी की इस इच्छा का मान रखा। नज़ाकत का अर्थ होता है इसे कोमलता, कि इतना जो समय था वह ऐसा था कि वो भी समझ चुके थे कि उनकी पत्नी के पास अधिक समय नहीं है, तो उन्होंने भी उनकी अंतिम इच्छा समझ उसे पूरा करना चाहा और पूरा किया भी सही। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया अपनी पत्नी से कि क्यों वो उनके मित्र से मिलना चाहती हैं, तो बगैर कोई वक्त खराब किए, ना कोई सवाल किया ना जवाब, फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए। दोस्त कौन? स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल, और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया और अपनी पत्नी के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि भाई तुमने मिलने की इच्छा प्रकट की थी तो लो मिलो। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। पहली तो इच्छा ही सबको हैरान करने वाली थी कि लेखिका की नानी ने पति के मित्र से मिलने का आग्रह किया है, सभी हैरान थे। अब जो उन्होंने उनसे बात की वह और भी ज़्यादा हैरानी में डालने वाली थी, और वह बात क्या थी? उन्होंने कहा, वचन दीजिए। अब वचन भी किससे मांग रही हैं? पति के मित्र प्यारेलाल जी से, पति से नहीं। वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, कि जो उनकी बेटी है उसके लिए लड़का ढूंढना है तो वो पति के मित्र ढूंढें, पति से आग्रह नहीं किया है। मेरे पति तो साहब हैं, क्यों नहीं किया? पति तो साहब हैं, अर्थात अंग्रेज़ों के फर्माबरदार हैं, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्माबरदार से हो, कि जो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करे, अंग्रेज़ों की बात माने, ऐसे किसी व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी हो वह नहीं चाहती थी। इसलिए आज़ादी के सिपाही से ही उन्होंने इच्छा रखी कि विवाह किया जाए। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। यह वचन वो प्यारेलाल जी से लेती हैं। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर
उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। उन्हें लगता है कि स्त्री जो बिल्कुल परंपरागत भारतीय महिला की तरह रहती हैं, जैसे भारतीय स्त्रियां रहती आई थी, जो अनपढ़ भी है, घूंघट भी करती हैं, तो अपनी आज़ादी की, अपने अधिकार भी होते हैं स्त्रियों के, तो सबको लगता था कि वो तो इस बात से बेखबर हैं। लेकिन मन में देश की आज़ादी के प्रति इस तरह का जुनून होगा। किस बात से सिद्ध होता है कि अपनी बेटी का विवाह उन्होंने आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहा, जबकि खुद के पति साहब थे, अंग्रेज़ों के फर्माबरदार थे। तो जाहिर है कि उन्हें मन से यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हाँ, अपनी इच्छा ना पति पर कभी थोपी थी, ना ही उनका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने दिया था। लेकिन जब भी उन्हें अवसर मिला, जैसे ही अवसर मिला, उन्होंने इच्छा अपनी जाहिर की कि बेटी का विवाह आज़ादी के सिपाही से ही होना चाहिए। अब लेखिका कहती है कि बाद में जब कुछ वो बड़ी हो गई, तब उन्हें समझ आई यह बात कि वास्तव में वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। क्योंकि जो अगर हम आज के माहौल में भी देखें तो स्त्रियां प्राय उसी तरह से अपने आप को ढाल लेती हैं जैसे ससुराल पक्ष के लोग चाहते हैं या पति कोई चाहता है किसी का, तो अपने आप को उस तरह से बदलने का प्रयास कर लेती हैं और बड़ी सहजता से। लेकिन उस समय में भी, आज गुलामी के समय में भी, लेखिका की नानी ने अपना जीवन जैसा वो चाहती थी, भारतीय संस्कृति से भरा हुआ जीवन जीना चाहती थी, तो वैसा ही जिया। पति के साहबी होने का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने दिया। तो इस बात से उसे समझ आता है कि वो काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से ज़रूर जीती रही कि जैसा वो स्वयं चाहती थी वैसा ही उन्होंने अपना जीवन जिया। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। वो कहती हैं बेशक उसकी नानी पारंपरिक थी, जैसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल इंडियन, पूरी तरह से भारतीय महिला, घरेलू, घर परिवार को ही संभालने वाली, उबाऊ और खामोश जिंदगी। आज के समय में हम ऐसा जीवन जीने वालों को ये कहेंगे कि बोरिंग लाइफ है, खामोश है, कभी आवाज़ नहीं उठाई, ऐसा जीवन जीने वाली। तो हम कहेंगे कि ज़िंदगी, हम ऐसा नहीं चाहते कि आज भी हम ऐसे जिएं। लेकिन वो कहते क्रांतिकारी चाहे उनके जीवन में हमें कुछ विशेष नहीं दिखता हो, लेकिन दूसरों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर न होने में ही असली आज़ादी होती है कि हम अपना व्यक्तित्व अपने अनुसार ढालते हैं, अपने अनुसार जीते हैं। यह आज़ादी का ही प्रमाण है कि हम आज़ादी से जी रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।